एक बार फिर से सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। अपने चर्चा कर रहे थे आवश्यकताओं के बारे में। आवश्यकताओं के पीछे का जो कारण है वो किसी वस्तु के प्रति उसकी इच्छा है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास धन की आवश्यकता अनिवार्य होती है। तो किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन अनिवार्य होता है, और साधन जो होता है वो क्या होता है? धन होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि इच्छा को आवश्यकता में बदलने के लिए तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के साथ साथ हमारे पास साधन की उपलब्धता, और उस साधन की उपलब्धता के साथ साथ उसे त्याग करने की क्षमता। ये इच्छा को आवश्यकता में बदलने का कार्य करती है। आज अपने चर्चा करेंगे आवश्यकता की श्रेणियों की। आवश्यकता की श्रेणी की अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत तीन प्रकार की वस्तुएं बताई गई है: अनिवार्य वस्तुएं, सुख सुविधा वस्तुएं और विलासिता वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुओं की अगर अपने बात करें तो अनिवार्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत आवश्यकता अधिक होती है। यानी व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत उनकी आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है। जिस प्रकार आप लोगों की बात करें, भोजन, जल, दवाइयाँ, ये सभी जो चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? आप लोगों के अनिवार्य वस्तुओं के अंतर्गत आती है। व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसके जीवन यापन के लिए जो मुख्य रूप से आवश्यक जो चीज़ें हैं वो किस में आएंगी? आप लोगों के अनिवार्य। जिस प्रकार भोजन, भोजन क्या है? अनिवार्य है। दवाई अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? आप लोगों के अनिवार्य वस्तुओं के अंतर्गत। सुख सुविधाओं की अगर अपने बात करें तो व्यक्ति अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, जिस प्रकार गर्मी से निजात पाने के लिए क्या करेगा? वो पंखा, कूलर, या ऐसी वो चीज़ें जो उसे आराम प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, कौन किसके अंतर्गत आएगी? सुख सुविधाओं के अंतर्गत आएगी। जिस प्रकार निजी व्हीकल है, वाहन है, व्यक्ति विशेष द्वारा सफ़र या ट्रैवल जब किया जाता है, अगर किसी प्रकार की बसों या रेलवे के अंदर उसे समस्या होती है तो अपने निजी वाहन से सफ़र कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो वो चीज़ किसके अंतर्गत आएगी? सुख सुविधाओं। विलासिता की वस्तुएं वे होती हैं जिनका मनुष्य जीवन के अंतर्गत किसी प्रकार का उपयोग आवश्यक नहीं है, यानी बिना उनके इस्तेमाल से मनुष्य का जीवन संचालित हो सकता है। वो वस्तुएं किस में आएंगी? विलासिता। जिस प्रकार आप लोगों का नशा, अब नशा के अंदर चाहे आपके शराब हो, चाहे अन्य पदार्थ के किसी प्रकार के नशीले पदार्थ हों जिसके अंतर्गत मनुष्य जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? आप लोगों के विलासिता के अंतर्गत आते हैं। तो आवश्यकताएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की आप लोगों को बताई गई हैं, और उन आवश्यकताओं के अंतर्गत कुछ वस्तुएं अनिवार्य होती हैं जिनके अभाव में मनुष्य जीवन संभव नहीं होता। सुख सुविधाओं की बात करें तो ऐसी वस्तुएं आती हैं जो मनुष्य अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, जबकि विलासिता की वस्तुएं वे होती हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन मनुष्य उनका इस्तेमाल किसके लिए करता है? अपने शौक या नशे की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए करता है, और जीवन के अंतर्गत यह हानिकारक होती है। अब आगे चर्चा करते हैं अनिवार्यता के अंतर्गत। अनिवार्यता के अंतर्गत कुछ जो चीज़ें आप लोगों के दी गई हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे अपने जीवन रक्षक अनिवार्यता की। जीवन रक्षक अनिवार्यता के अंतर्गत जो चीज़ें व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत उसके जीवन को बचाने के लिए अनिवार्य होती हैं, उन वस्तुओं के संदर्भ में अगर अपने इसके अंतर्गत जीवन रक्षक अनिवार्यताओं की अगर अपने बात करें तो व्यक्ति जीवन के अंतर्गत उसके जीवन के लिए, जो जीवन बचाने के लिए जिन वस्तुओं का अपने इस्तेमाल करते हैं वो वस्तुएं कौन सी कहलाती हैं? जीवन रक्षक अनिवार्यता। जिस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत प्राणवायु का महत्व, जल का महत्व, भोजन का महत्व है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आप लोगों के जीवन रक्षक अनिवार्यता के अंतर्गत आती है। यानी एक व्यक्ति के जीने को प्रेरित करती है, व्यक्ति विशेष को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है, वो किस में आएंगे? आपकी जीवन रक्षक अनिवार्यता के अंदर। निपुणता की बात करें, निपुणता रक्षा की अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत
उन चीज़ों को रखा गया है जो व्यक्ति विशेष के जीवन के अंतर्गत किसी न किसी रूप में उसके जीवन के संचालन के लिए, रहने के लिए, जीवन बसर करने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के अंतर्गत किसी कार्य करने की जो एक गुण पाया जाता है, जिस प्रकार आपने मैकेनिक देखा होगा, आपने डॉक्टर देखा होगा, आपने एक मजदूर देखा होगा, वो सारी जो चीज़ें वो किसके अंतर्गत आएगी? आप लोगों के निपुणता रक्षक के अंतर्गत आएगी। प्रतिष्ठा रक्षक की अगर अपने बात करें, जिसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहता है, यानी दूसरे लोगों से स्वयं को अलग प्रदर्शित करना चाहता है, वो चीज़ें किस में आएंगी? आप लोगों के प्रतिष्ठा रक्षक के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपने आप लोगों के नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है मांग का। इससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि आवश्यकताएं, अनिवार्य आवश्यकताओं की अगर अपने बात करें तो अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत वे वस्तुएं आएंगी जो व्यक्ति विशेष के जीवन के लिए जरूरी हैं, जिस प्रकार प्राणवायु, जल, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी किसमें आएंगे? अनिवार्य के अंतर्गत। जबकि सुख सुविधाओं के अंतर्गत उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाएगा जो मनुष्य जीवन को और बेहतर बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है। विलासिता की वस्तुएं वे वस्तुएं होंगी जिनका जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता, लेकिन नशे की प्रवृत्ति के लिए या किसी भी प्रकार की आत्मिक संतुष्टि के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार शराब है, गुटखा है, या जो भी चीज़ें जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, कौन सी होती हैं? विलासिता की वस्तुएं होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपने डिमांड की। मांग की अगर अपने बात करें तो मांग किसी वस्तु विशेष का वह गुण है जो बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर कोई एक उपभोक्ता एक निर्धारित समय के अंतर्गत उसे खरीदने को तैयार रहता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था आवश्यकता के बारे में, तो आवश्यकता के पीछे तीन चीज़ें थी। आवश्यकता के पीछे क्या थी? तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़ क्या थी? उसके पीछे उस वस्तु की इच्छा। किसी वस्तु की मांग कब उत्पन्न होगी? जब उसके पीछे की क्या होगी? इच्छा होगी। अब बाजार में आप जब किसी वस्तु को खरीदने जाते हो, अगर उस वस्तु को खरीदने के पीछे आपकी कोई इच्छा नहीं है तो वो आपकी मांग कभी नहीं हो सकती। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। साधन का मतलब धन। अगर हमारे पास धन नहीं है तो ऐसी इच्छाओं का कोई मतलब नहीं है जो हम पूरी नहीं कर सकते। तीसरा, त्याग। इच्छा भी है, साधन भी है। अगर इच्छा के साथ साधनों की उपलब्धता होने के बावजूद भी अपने किसी भी प्रकार का उसे खर्च नहीं करना चाहते, उसका त्याग नहीं करना चाहते, तो उस परिस्थिति के अंतर्गत वो हमारी मांगें नहीं होगी। उदाहरण रूप में अगर अपने बात करें, जिस प्रकार एक उपभोक्ता द्वारा बाजार में किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस प्रकार मान लीजिए फल के अंदर मान लीजिए आप लोगों ने सेव खरीदने की इच्छा आपने रखी है। बाजार में आप जाते हो, दुकानदार से ये पूछते हो कि सेब का भाव, उसके द्वारा आपको भाव बताया जाता है 100 रुपये पर केजी। कितने? 100 रुपये पर केजी। आपके द्वारा उस दुकानदार को कहा जाता है अगर आप इसका मूल्य 80 रुपये कर देते हो, कितने रुपए कर देते हो? 80 रुपये कर देते हो तो मैं आपसे 2 किलो सेब खरीद लूँगा। लेकिन दुकानदार ये बात कहता है मैं आपको 80 में नहीं दूंगा, इसका मूल्य 100 रुपये है और मैं 100 रुपये में आपको दूंगा। उस परिस्थिति के अंतर्गत आप 2 किलो उसको न खरीद कर 1.5 किलो या 1/1/2 किलोग्राम आप खरीदते हो तो उस परिस्थिति के अंतर्गत ये आपकी क्या हो जाएगी? मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मात्रा। जबकि 2 केजी आपकी क्या रहेगी? मांग। अब परिभाषा कैसे ध्यान में रखनी है? एक निर्धारित समय के अंदर, निर्धारित समय का मतलब जब आप बाजार जाते हो, एक निर्धारित समय के अंतर्गत बाजार में प्रचलित कीमत कितनी है? 100 रुपये। उन प्रचलित कीमतों पर अगर एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है, तो उसकी क्या कहलाएगी? मांग मात्रा कहलाएगी। अब यहाँ पर कितना खरीदा उसने? 1.5 किलो। वो उसकी क्या है? मांग मात्रा है। याद रहेगी बात? मांग मात्रा का मतलब जो चीज़ें हमने एक्चुअली में खरीदी है
और मांग का मतलब जो हमने एक अनुमान लगाया, अनुमान हमने क्या लगाया, अगर 80 रुपये देगा तो 2 किलो ले लेंगे, लेकिन उसने 80 रुपये में बेचना मना कर दिया, तो इसके लिए उसने 100 रुपये में उसको कितना खरीदा, 1.5 किलो खरीदा, उसकी क्या हो जाएगी, मांग मात्रा। तो मांग क्या है, किसी निर्धारित समय के अंतर्गत बाजार में प्रचलित कीमतों पर एक उपभोक्ता जितनी वस्तु की मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहता है वो उसकी क्या कहलाती है, मांग। और मांग के पीछे 3 कारण प्रभावी होते हैं, जिस प्रकार इच्छा के अंतर्गत पढ़ा था भी किसी इच्छा को आवश्यकता में बदलने के लिए 3 कंडीशन थी, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होना, दूसरा उसके पास पर्याप्त साधन होना, तीसरा उस साधन को खर्च करने की तत्परता होना, त्याग की भावना होना। ये क्या कहलाएगा, आप लोगों के मांग कहलाएगा। अब बात करते हैं अपने उपयोगिता। उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसे उपयोगी बनाता है। क्या बनाता है, उपयोगी बनाता है। यानी किसी वस्तु के अंतर्गत निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो चीज़ें उसके अंतर्गत डाली जाती हैं, वो डाली गई जो चीज़ें हैं वो चीज़ क्या कहलाती है, आप लोगों के उसके पीछे के उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता का मतलब क्या होता है, उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जो व्यक्ति विशेष की इच्छा को पूर्ण करता है या आवश्यकता को क्या करता है, संतुष्ट करता है, वो क्या कहलाती है, वो उपयोगिता कहलाती है। अब जिस प्रकार मेरे को लिखने की आवश्यकता है, तो लिखने की आवश्यकता के पीछे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, मार्कर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मार्कर क्या है, लिखने के लिए इस्तेमाल में वो चीज़ इसके अंतर्गत, वो गुण इसके अंतर्गत डाले गए हैं जो मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए क्या है, ये उपयोगी। अब गर्मी में पंखा चलता है, तो पंखा किस उद्देश्य से चलाया जाता है, गर्मी न लगे। अब गर्मी नहीं लगे इसके लिए पंखे का संचालन हमने किया, पंखे का निर्माण किया। अब पंखा जो बना है वो उसमें एक विशिष्ट गुण डाला गया है, क्या, हवा डालने का। अब हवा डालना उसकी क्या है, उपयोगिता है। अगर हवा नहीं डालेगा तो उसका उपयोग नहीं है। जिस प्रकार मृत व्यक्ति के शरीर का उपयोग नहीं है, भी अपने समाज के अंदर देखने को मिलता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को क्या कर दिया जाता है, दफनाया, जला दिया जाता है। उसी प्रकार जब तक किसी चीज़ के अंतर्गत किसी प्रकार की इच्छा या आवश्यकता को संतुष्टि का गुण विद्यमान नहीं होगा, तब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी। उपयोगी कब होगी, जब उसके अंतर्गत हमारी इच्छा और आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण पाया जाएगा। अब उपयोगिता के कुछ अभिलक्षण हैं। अभिलक्षणों की बात करें तो सबसे पहला है कि जो उपयोगिता वो किससे जुड़ी हुई है, आवश्यकता से जुड़ी हुई। अगर किसी वस्तु की हमें आवश्यकता नहीं है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी। समझे मेरी बात है। जिस प्रकार हमने भोजन किया और फिर से भोजन के लिए हमें कहा जाता है, तो उस परिस्थिति में हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आवश्यकता या इच्छा है वो पहले से क्या हो चुकी है, संतुष्ट हो चुकी है। दूसरा, लाभदायकता से संबंध नहीं है। अब जरूरी नहीं जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको लाभ प्रदान करे, क्योंकि वस्तु विशेष के उपयोग के पीछे का कारण क्या होता है, आप लोगों के आपकी उपयोगिता, आपकी इच्छा है, जो आवश्यकता उसको पूरा करना होता है। अब जिस प्रकार जीवन के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं जो हानिकारक हैं, उनकी हमारे जीवन के अंतर्गत आप लोगों के किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब जब अपने नशा करते हैं तो नशा शरीर को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, हानिकारक होता है। अब हमें पता है कि ये चीज़ हानिकारक है और हमारे शरीर के लिए ये सही नहीं है, फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उपयोगिता लाभदायकता से कोई संबंध नहीं रखती। जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो हमें लाभदायकता की जो स्थिति है वो हमें प्राप्त नहीं होती। यानी लाभदायकता से इसका कोई संबंध नहीं होता। ये चीज़ हानिकारक चीज़ों के प्रति भी हमारी क्या हो सकती है, उपयोगिता हो सकती है। आनंद का प्राय नहीं है। आनंद के प्राय से विप्राय क्या आप लोगों के भी किसी वस्तु विशेष के इस्तेमाल आप लोगों के पूर्ति करके संतुष्टि प्रदान करना होता है। यह आवश्यक नहीं कि उपयोगिता, यह आवश्यक नहीं कि उनका उपभोग आनंददायक भी हो। एक शल्य चिकित्सा,
अब जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव अपने आते रहते हैं। जिस प्रकार एक शल्य चिकित्सा की एक पद्धति है, उस पद्धति के अंतर्गत शरीर में चीर फाड़ करके शरीर को रोग मुक्त करने का प्रयास किया जाता है या किसी प्रकार का उपचार करने का प्रयास किया जाता है। अब वो शल्य चिकित्सा हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है, लेकिन हमें क्या प्रदान नहीं कर रही? आनंद। किसी वस्तु के पीछे या जरूरी नहीं कि वो आपको आनंद प्रदान करें, लेकिन उसकी अनिवार्यता होने के कारण उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार मैंने बताया शल्य चिकित्सा। अब शल्य चिकित्सा के अंतर्गत क्या होगा? व्यक्ति विशेष के शरीर को चीरफाड़ की जाएगी। वो आनंददायी थोड़ी है, वो आपको किसी प्रकार का कोई आनंद प्रदान करने का काम नहीं कर रहा, वो आपके लिए जीवन के लिए अनिवार्य है, इसलिए उसका क्या है? उपयोग है। चौथा जो पॉइंट आपके दे रखा है सापेक्षता। सापेक्षता का मतलब होता है चलते रहना। क्या रहना? चलते रहे, यानी उपयोगिता है वो रुकती नहीं है, वो क्या होती रहती है? आप लोगों के चलती रहती है। समय स्थान व्यक्ति विशेष के अनुसार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। अब जिस प्रकार गर्म कपड़ों का इस्तेमाल गर्मी में, सर्दी के अंदर क्या होगा? सर्दी के कपड़ों का इस्तेमाल होगा। तो ये समय विशेष के अंतर्गत उसकी उपयोगिता को क्या कर देता है? बदल देता है। व्यक्ति विशेष के आधार पर, समय के आधार पर ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपने उपभोग। उपभोग की अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत आप लोगों के उपयोगिता केवल उन्हीं वस्तुओं में निहित होती है जो उपभोग के काम आती है। उपयोगिता कौन सी वस्तुओं के अंतर्गत होगी? जो उपभोग, जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करते यानी जिनका उपयोग नहीं किया जाता है, वो वस्तुएं उपयोगी नहीं होंगी। उपयोगिता का अर्थ ही किसी वस्तु विशेष के अंतर्गत उससे जुड़ा हुआ वह है जो किसी इच्छा या आवश्यकता को संतुष्ट करे, और जिन चीज़ों का अपने उपभोग नहीं करते वो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है उपयोगिता सर्जन संभव। उपयोगिता सर्जन संभव की अगर अपने बात करें तो उपयोगिता सर्जन संभव से यहाँ पर आप लोगों के कहा जा सकता है कि जिस प्रकार आपने मिट्टी के टीले देखे होंगे, वो एक स्थान पर हैं लेकिन वहाँ पर उनका कोई उपयोग नहीं। अगर वही मिट्टी हम भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाती है? उपयोगी बन जाती है। तो उपयोगिता क्या है? उपयोगिता सर्जन की जा सकती, किसी वस्तु के अंतर्गत नए गुणों का निर्माण किया जा सकता है, यानी जिन चीज़ों का इस्तेमाल किसी स्थान विशेष पे नहीं हो रहा है उन चीज़ों का इस्तेमाल दूसरे स्थान पे ले जाकर अगर अपने करते हैं तो वो उपयोगिता सर्जन कहलाती है। जिस प्रकार मैंने मिट्टी का बताया, कंकड़ पत्थर हो गए, सीमेंट वगैरह जो विभिन्न रूप से खनिज जो प्रकृति के अंदर विद्यमान है, तो उसके अंतर्गत उपयोगिता का गुण सर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट दे रखा आपके निजी विशेषता नहीं, यानी उपयोगिता के अंतर्गत खुद की किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं होती, उपयोग करने वाले की आवश्यकता से क्या होती है? उत्पन्न होती है। यानी अब जिस प्रकार दूध है, अब दूध का मल्टीपल या विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है। अब दूध इसकी कोई खुद की विशेषता नहीं है। अब दूध पीने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है, चाय के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है, दही के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है, मावा निर्माण के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। यानी व्यक्ति विशेष उन चीज़ों का इस्तेमाल किस रूप में करता है उसी रूप में उसका इस्तेमाल हो जाता है। खुद की कोई विशेषता इसमें नहीं है। अब विशेषता खुद की नहीं है, पीने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है, चाय बनाने भी, दही में भी, मावा के अंदर, यानी विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। यानी एक निर्धारित इसकी किसी प्रकार की उपयोगिता या निजी विशेषता नहीं है। संतुष्टि का माप नहीं। अगर अपने बात करें उपयोगिता के अंतर्गत, तो उपयोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु विशेष के इस्तेमाल के पीछे की संतुष्टि जो है वो मापी नहीं जा सकती, वो मापी नहीं जा सकती। जिस प्रकार बात करें अपने इसके अंतर्गत
अंतिम रूप से बात करें तो संतुष्टि का कोई माप नहीं। संतुष्टि के माप की अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत किसी समय विशेष के लिए किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो हो सकती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी उपयोगिता हमारे लिए शून्य भी हो सकती है। जिस प्रकार किसी प्रकार की फिल्म या पिक्चर या किसी वस्तु का इस्तेमाल जो प्रारंभ में हमें रोमांचित करता है, उत्साहित करता है, लेकिन एक समय के बाद उसके प्रति जो उपयोगिता वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें वो किसके अंतर्गत आएगी, संतुष्टि का माप नहीं किया जा सकता। यानी उपयोगिता के अंतर्गत अपने बात करें तो उपयोगिता के लक्षण क्या है, इनका आवश्यकताओं से संबंध पाया जाता है, यानी बिना आवश्यकता किसी वस्तु का उपयोग नहीं है। लाभदायकता से संबंध नहीं है। अब जिन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे जीवन के अंदर अनिवार्य नहीं है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, उन चीज़ों का संबंध इसके अंतर्गत नहीं आता। आनंद का प्राय नहीं है। आनंद का प्राय का मतलब है भी उपयोगिता जो है किसी वस्तु के अंतर्गत वो आनंद प्रदान करे, अनिवार्य जरूरी नहीं है। जिस चीज़ें हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा कठिनाई प्रदान करने वाली होती हैं, लेकिन जीवन के अंतर्गत उनकी उपयोगिता होती है, उनको अपनाना पड़ता है, तो ये हमें आनंद प्रदान नहीं करता। ये बदलता रहता है। पैसा मतलब है चलता रहता है, समय के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ ये इसमें परिवर्तन आता रहता है। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के बाद सर्दी का मौसम, ये समय के परिवर्तन के साथ इसको पढ़ा जाता है। उपयोगिता सर्जन संभव, यानी किसी स्थान विशेष पर किसी वस्तु का उपयोग न हो, लेकिन उसी वस्तु को जब अपने दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसके अंतर्गत उपयोगिता का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार हमने मिट्टी का बताया, कंकड़ पत्थर का बताया, भवन निर्माण में इनका इस्तेमाल होता है, तो उपयोगिता का सर्जन हो गया उसमें। उसके बाद में निजी विशेषता, यानी किसी वस्तु के अंतर्गत उसकी खुद की कोई विशेषता नहीं होती, यानी किसी वस्तु के उपयोग के पीछे उसकी विशेषता जुड़ी होती है। जिस प्रकार मैंने बताया दही का उपयोग दूध का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। अब कुछ पर्सनली उसकी निजी विशेषता तो नहीं है, भी दूध से केवल यही बनेगा, दूध से कुछ भी बना सकते हैं अपने, दही, चाय, कॉफ़ी वगैरह वगैरह जो भी, तो वो उसकी निजी विशेषता नहीं है। लास्ट रूप में आप लोगों के आता है संतुष्टि का कोई माप नहीं होता, यानी किसी वस्तु के पीछे के उपयोग से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसकी किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसे मापा नहीं जा सकता। ये उपयोगिता के अभिलक्षण थे। अंतिम रूप से बात करेंगे अपने मूल्य की। तो मूल्य का जो वर्गीकरण है वो दो तरीके से किया गया है, तो एक तो उपयोग मूल्य के अंतर्गत और एक विनिमय मूल्य के अंतर्गत। मूल्य होता क्या है? मूल्य किसी वस्तु की वह विशेषता है जिसके अंतर्गत हम किसी दूसरी वस्तु को खरीदते हैं या आपस में विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब होता है बेचना, बेचते हैं, तो उस दौरान जो भुगतान किया जाएगा वो उसका मूल्य हो। जिस प्रकार एक उदाहरण के रूप में बात करें, भाई 2 किलो चीनी के लिए 5 किलो गुड़ देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? गुड़ देना पड़ेगा। अब 2 किलो अगर कोई चीनी खरीदना चाहता है तो उसके एवज में उसको क्या देना पड़ेगा? 5 किलो गुड़। अब इस 2 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया? 5 किलो गुड़ हो गया। कहने का मतलब है जिस वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं उस वस्तु के एवज में जो आपको भुगतान करना पड़ेगा वो भुगतान उसका क्या कहलाएगा? मूल्य कहलाएगा। और मूल्य जो मुख्य रूप से कितने प्रकार का आप लोगों के? 2 प्रकार का, एक तो उपयोग मूल्य और एक है विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य की अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही उस वस्तु के मूल्य का क्या होती है? द्योतक होती है। यानी किसी वस्तु विशेष का वह गुण जो उसकी उपयोगिता को श्रेष्ठ करता है, सिद्ध करता है, वही उसका क्या हो जाता है? मूल्य हो जाता है। जिस प्रकार उदाहरण के रूप में अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत है पीने के लिए पानी और सांस के लिए वायु की जो अत्यधिक उपयोगिता है, अतः इनका उपयोग मूल्य अधिक होता है। यानी इसको अपने जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उस अतिरिक्त मूल्य पर भी इनका उपभोग करना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। उपभोग मूल्य का मतलब है ऐसे वस्तुएं जिनका जीवन के अंतर्गत इस्तेमाल अनिवार्य है, जो उसकी अनिवार्यता का कारण जो बनता है वो अनिवार्यता का कारण ही उसका क्या होता है? उपभोग मूल्य। जिस प्रकार पानी है, ऑक्सीजन है, ये हमारे लिए जीवन के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं और उनके उपभोग की अनिवार्यता उसका मूल्य का क्या करता है? निर्धारण करता है। विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य का मतलब, विनिमय का मतलब होता है 2 पक्षों में किसी प्रकार का कोई लेन देन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2 किलो चीनी के लिए कितना देना पड़ेगा?
5 किलो गुड़ देना पड़ेगा। तो इस 2 किलो चीनी के एवज में 5 किलो जो गुड़ का भुगतान अपने कर रहे हैं वो किस में है, आपके विनिमय मूल्य के अंतर्गत आएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, विनिमय का मतलब होता है दो पक्षों के बीच में किसी प्रकार का कोई लेन देन। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो इस चैप्टर के बाकी के जो टॉपिक रहते हैं, एक क्लास के अंदर लास्ट जो क्लास इसके बाद में जो वीडियो रहेगा उसमें इस क्लास को पूरा इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।